नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में नगर निकाय चुनाव के मुद्दे पर आज भी सुनवाई है और इस मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद पीठ ने चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक आगे बढ़ा दी थी आज तक के लिए। हालांकि अब सवाल उठने लगा है कि अगर राज्य में चुनाव को लेकर फैसला और टला तो आखिर होगा क्या, क्योंकि कोर्ट में एक ही बार कई याचिकाएं डाली गई हैं। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवनिया की पीठ ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर रोक जारी रखने का आदेश बुधवार को पारित कर दिया था और इन याचिकाओं में सरकार की रैपिड सर्वे के आधार पर तैयार ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है। हालांकि आज अगर चुनाव को लेकर सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला नहीं आता तो सवाल बड़ा है कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 3 दिनों से सुनवाई चल रही है और यह पूरा नगर निकाय का चुनाव का जो मामला है वो अदालत के फैसले पर टिका हुआ है। कई पीआईएल दायर की गई हैं जिनमें कहा गया है कि दरअसल सरकार की तरफ से जारी की गई आरक्षण सूची में नियमों का पालन नहीं किया गया है, नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया है और इस तरह में जब पीआईएल दाखिल हुई तो अब मामला कोर्ट में चला गया। सुनवाई हुई, दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी और दलीलें रखने के बाद कोर्ट तारीख बढ़ाता गया। आज तीसरे दिन लगातार सुनवाई शुरू हो रही है, अब से बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में, और ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं, अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर आम जनमानस हो, मतदाता हो, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पूरी कमर कस ली है, तैयारी कर ली है और जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र में तैयारी में जुटे हुए हैं और लगातार पार्टियों के चक्कर भी काटते नजर आ रहे हैं। पार्टियों के चक्कर इसलिए क्योंकि टिकट की लालसा है, टिकट चाहिए, तो जाहिर तौर पर है एक क्षेत्र में कई लोग दावेदार होते हैं और ऐसे में दावेदारों को लेकर ये जो पार्टी के चक्कर काटने का जिक्र हम कर रहे हैं, तो प्रत्याशी बनने की होड़ लगी हुई है और आज इस मामले पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज फिर से सुनवाई है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर आज सुनवाई के बाद फैसला क्या आ सकता है और फैसला यदि नहीं आता है तो आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा जनता को और राजनीतिक दलों को। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। दीपक बघेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। विनय सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी विनय सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दीपक जी, आवाज मिल रही है आपको? दीपक जी, आवाज मिल पा रही है आपको क्या? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। दीपक जी, क्या रणनीति चली गई, सरकार ने किस तरीके की योजना बनाई जो ये आरक्षण सूची जारी हो गई और उसके बाद पूरा मामला ही लटक गया, ना तो इधर आया ना तो उधर गया। अब चुनाव की प्रक्रिया में आप भी फंसे हुए हैं, यानी आपकी पार्टी भी और अन्य राजनीतिक दल भी इंतजार करते नजर आ रहे हैं कि भाई कितनी जल्दी फैसला सामने आए और कितनी जगह जल्दी वो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का काम करें। कौन सी रणनीति अपनाई? जी जी, देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी को चाहती थी स्वच्छता पूर्वक जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव संपन्न हो, जिससे नए नगर की सरकार का गठन हो जाए। परंतु देखिए कुछ लोगों ने इस पे अपने अदालत के अंदर पीआईएल दाखिल करी, जिसके कारण पूरा मामला अभी अदालत के में लंबित है। आप देखिए, ये तो पूरा मामला न्यायालय के हाथ में है, न्यायालय क्या फैसला करते हैं और न्यायालय के द्वारा जो फैसला है हम देखिए उसमें आगे बढ़ने का काम करेंगे और सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश आता है हम उसी प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। परंतु जल्दी चुनाव कराने के लिए समय लगता है तो हमने उसको 2017 के जो ओबीसी सर्वे के आधार पर ही हमने आरक्षण दे दिया था। परंतु अब ठीक है, जो भी समस्या रही है वो कोर्ट के ऊपर है, तो कोर्ट के मामलों में ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब कोर्ट से जो भी निर्णय होगा हम उस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। नहीं, आप तो काम करेंगे, लेकिन आपने ऐसा क्या किया भाई कि अदालत में, तो आप भी जानते हैं ना, सर्वे को लेकर के बताया जा रहा है कि कोई नियम ही नहीं ध्यान में रखा गया। सब जिस तरीके से आरक्षण सूची में जो नियम होते हैं वो सब बिल्कुल आपने मारा कि उड़ा दिया और आप ही जो कह दिए वही सब सही है, वही माना जाएगा, मतलब ये ऐसी कुछ प्रक्रिया?
देखिए योगेश जी, ये सब कहना गलत होगा कि हमने किसी भी मानक का पूरा नहीं किया। देखिए कोई भी आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, वो 50% से अधिक ना हो, हमने उसको भी पूरा किया। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम था, वो हमने पूरा किया। बस हमने केवल एक सेपरेट टेस्ट की जो एक प्रक्रिया थी उसको वो रह गई, जिसके कारण से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ये सारे मामले निकल के आ रहे हैं। अन्यथा हमने जो ओबीसी का जो पूरा आरक्षण था वो हमने देने का काम किया है। चलिए विनय जी, देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो सारे नियमों का पालन किया है। हालांकि वो जानते हैं, दीपक जी भी जानते हैं कि कितने नियम का पालन उन्होंने किया है, क्या क्या किया गया है। लेकिन सवाल ये है, अभी पिछले दिनों में सुन रहा था केशव प्रसाद मौर्य जी को, तो वो तो कह रहे हैं कि दरअसल ये विपक्षी पार्टियों की करामात है पूरी, जो PIL दाखिल करवाई गई है विपक्षी पार्टियों ने करवाया है ताकि ऐसा हो जाए और चुनाव लटक जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है। हाँ। अभी जो उपचुनाव हुआ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है तो वो तिकड़म का सहारा लेती है। भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है, इसलिए वो तिकड़म के पीछे खड़ी हुई है। और जिस तरीके का इन्होंने रैपिड सर्वे कराया और जो भी बताया, वो कहीं न कहीं उसको गलत तरीके से कराया, क्योंकि इनकी मंशा चुनाव कराने की नहीं थी। इनकी मंशा थी कि इस चुनाव के पेच को फंसाया जाए, क्योंकि यह जान रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं, निकाय चुनाव बड़ी बुरी तरह से हार रहे हैं। जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा इनकी बुरी हार हुई है, और किस तरह से गुंडागर्दी का सहारा लेकर अंततः इनको चुनाव में आना पड़ा, अपराधियों की तरह से चुनाव में आना पड़ा। इस तरह से, इस वजह से डरे हैं। और ये भय से ये तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इनको डरे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ये लोग तो कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, और यही वजह है कि PIL आपने दायर करवाई है, विपक्षी दल ने PIL दायर करवाई है। ये तो आप लोग का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है। हाँ। जहाँ पे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक के लोग झूठ ही बोलते हैं, इनकी राजनीति ही झूठ पर चलती है। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब लोग जान रहे हैं कि यह झूठे लोग हैं, ये छली लोग हैं, ये लोग जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में आपने देखा है किस तरह से काम किया है जनता के बीच में, दिन भर किया है, काम को कहीं न कहीं जनता तक पहुंचाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के भय के कारण, अब डर के कारण, ये चुनाव के, मानिए इस चीज को कि चुनाव के मैदान में नहीं आना चाहती, के अंदर ताकत नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा मैनपुरी चुनाव के पहले माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने भी कहा था कि यह चुनाव आगे की राजनीति, होने वाले चुनाव के स्थिति को स्पष्ट करेगी। तो ये हार स्पष्ट करता है कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए चुनाव में आना नहीं चाहती। चलिए राघवेंद्र जी, क्या स्थिति है? क्योंकि बड़ी धमखम के साथ समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो दरअसल चुनावी मैदान में उतर रही है और कड़ा मुकाबला दे रही है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, ये बड़े आरोप लग रहे हैं। जबकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि भाई ये सब जो हो रहा है तिकड़मबाजी, ये विपक्षी दलों की वजह से। ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं योगेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि नहीं डरी हुई है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को राजनीतिक बातें करनी है आपस में एक दूसरे के ऊपर। हाँ, ये है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहना है। और उपचुनाव में मैनपुरी की जीत, खतौली की जीत से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता और बुलंद होना भी चाहिए। और चुनाव जीतने के लिए ही हर पार्टी लड़ती है, लेकिन अभी तक निकाय चुनाव का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। अब इस चुनाव में क्या होगा, फिर जनता जनार्दन का जो मूड होगा, जो निर्णय होगा, वो परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुकाबला होगा। एक बात बस राघवेंद्र जी से कहना चाहते, छोटी सी एक लाइन जी, अगर इजाजत हो तो मैं। हाँ, बोलिए आप। राघवेंद्र जी, एक बार चंद्रशेखर जी माननीय
कि जो इतिहास की बात करता है वह स्वस्थ और एक नए भारत की निर्माण नहीं कर सकता। पिछले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जाने दीजिए, अब क्या होने वाला है इस पर बात कीजिए। जो दिख रहा है उस पर बात कीजिए कि जनता किस तरह से नाराज है इन लोगों से, महंगाई के वजह से, बेरोजगारी के वजह से, इनके जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो नफरत फैलाया जा रहा उस चीज से जनता कितनी नाराज है। अब आगे क्या रणनीति तय कीजिए। नए भारत और नए प्रदेश का निर्माण करना है। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये 2 सीटों नहीं विनय जी देखिए, विनय जी अब आपको रोकेंगे। आपने कई लाइन आप बोल गए। दरअसल राघवेंद्र जी का काम ही है इतिहास को भी बताना, वर्तमान को भी बताना और फ्यूचर का भी आकलन। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, फ्यूचर का भी आकलन करना राघवेंद्र जी का काम है। तो उन्होंने वो चीजें बताई कि पहले क्या है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा, आपने ये नहीं सुना कि अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, जनता के राजनीतिक चर्चा होगी तो कहीं तर्क में अगर हमें बताना होगा वो बताएंगे। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्या इस बात का जिक्र नहीं किया जाएगा? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्यों नहीं किया जाएगा? अगर राजनीतिक चर्चा होगी तो बताया जाएगा कि 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के। जब चर्चा होगी तो 17 से 22 तक योगी आदित्यनाथ जी को बताया जाएगा। आप कैसे ये कर सकते हैं कि पुरानी बातें न बताइए और इन्हें कहिए? राघवेंद्र जी इस पर भी चर्चा कर लिया कीजिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, तो किस तरह से विकास हुआ था। आप लखनऊ से लेकर हर इस पर भी तो करिए। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे विनय जी, फिर अभी चिट्ठा खोलेंगे तो बहुत खुलता चला जाएगा। बहस जिस पर हो रही, चर्चा जिस पर हो रही है, आप ट्रैक से उतर रहे हैं। विनय जी रोकेंगे आपको, विनय जी रोकेंगे आपको। राघवेंद्र जी सवाल आपसे लेंगे, विनय जी आपको रोकेंगे, फिर बहुत कुछ चिट्ठा खुल जाएगा। देखिए वो समय बहुत हो जाएगा और चर्चा हो नहीं पाएगी। हाँ वो नहीं हो पाएगी, मुझे पता है। तो किस चिट्ठे के डरे वो जनता के साथ नहीं रहता है। ठीक है, चिट्ठे की बात आप करते हैं। अरे मैं केवल आपके नहीं, सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ मेरे पास। ठीक है राघवेंद्र जी, अगर आज फैसला नहीं आता है तो अभी और कितना लोगों को इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में जो है वो छुट्टी होने वाली है कोर्ट की, तो ये तो लंबा मामला खिंच सकता है। योगेश जी मेरा मानना है कि अगर हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आता है तो कम से कम 2 महीने ये मामला खींच जाएगा। हाँ। अगर बात ये आ जाती है कि सर्वे कराइए और फिर दोबारा आप आरक्षण को लागू करते हुए सीटों का निर्धारण करिए तो वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। वैसे आधे घंटे में देखिए कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, निर्णय देती है कोर्ट या फिर आगे कोई डेट एक्सटेंड करती है। लेकिन ये फिलहाल चुनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है दीपक जी, क्या रणनीति है भाई? ये कहा जा रहा है कि सरकार उधर सुनवाई के दौरान इधर सरकार ने कोई रणनीति भी बना ली है, नई रणनीति बना रही है, और किस तरीके से तैयारी कर रही है सरकार? देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम गंभीरता पूर्वक चुनावों को लड़ते हैं, परंतु तैयार रहते तो चुनाव होने देते। इतने डरे सामने क्यों होते हैं? चुनाव होने देते आप। स्क्रीन कर लीजिए, ये आपका डर बता रहा है, आपका भय बता रहा है कि जनता के बीच में आप जाना नहीं चाहते, जनता के सामने आप पेश नहीं करना चाहते हैं। जो ये बोलते हैं कि अतीत को भूल जाना चाहिए, इनको अतीत की बात देखिए जो सवाल है वो सवाल के जवाब नहीं आ रहे हैं, फिर वो आप आपस में ऐसे केवल कि हम जीतेंगे आप जीतेंगे, आप हारेंगे हम जीतेंगे, वही होगा। सवाल के जवाब आ रहे हैं। नहीं दीपक जी देखिए, आयोग के गठन की चर्चा भी इस बीच आ गई है कि सरकार तैयारी कर रही है कि आयोग की गठन वो कर सकती है। क्या ऐसा कुछ है क्या? मैं क्योंकि आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके पास खबर होगी। देखिए योगेश जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा ना, माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश आएगा शब्द से सरकार उसका पालन करेगी, और न्यायालय के आदेश का इंतजार है। मामला पूरा कोर्ट पर है, उस पर टिप्पणी करना बेकार है। अगर वो कहते हैं कि ट्रिपल आयोग के माध्यम से किया जाए चुनाव को, तो हम ट्रिपल आयोग एक आयोग का गठन करेंगे, ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव को संपन्न कराएंगे। अगर न्यायालय कहता है नहीं, जो आपने सर्वेक्षण किया है और उसका जो आपत्तियां हैं उनका निराकरण करके आप चुनाव को करवाइए, तो हम उस पर चुनाव करवाने को तैयार हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि सरकार को कहाँ पर दिक्कत आ रही थी? चीजें बताइए तो विनय जी जाइए भाई, आ रहे हैं विनय जी, को बताइए। विनय जी आ रहे हैं भाई, आप ही का सवाल ले रहे हैं भाई। विनय जी आप तो इतना जल्दबाजी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं किसी को। विनय जी क्या परिस्थिति चुनाव नहीं जीते आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक चुनाव जीतने के बाद में इतना उत्साह, मतलब ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर
273 यहाँ पर विधायक है, उसके बाद एमएलसी लोकतंत्र जनता की अदालत है, इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, जनता बताएगी। आज अगर आप भूल गए गोला, ये सारी चीजें आप भूल गए, और एक चीज पर आप गोला नहीं भूल गए, ध्यान दीजिए। आप सुन लीजिए दीपक जी, गोला जितना वोट पाए थे आज भी उतना है, आपकी पूरी सरकार लग गई थी, फिर भी हमारे वोट प्रतिशत नहीं कम कर पाई। आजमगढ़ की क्या स्थिति रही, आप खुद हो जाइए, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, गिनने लगी दरी सही भाजपा उल्टी गिनती पर खड़ी है। बोलेंगे कम से कम झूठ की भी सीमा होती है, सीमा का। अरे झूठ की पाठशाला के आज छात्र है, झूठ के पाठशाला के आपके शीर्ष नेतृत्व टीचर है, आप हमसे क्या झूठ बोले? हमने तो पढ़ाई नहीं झूठ बोलना, हमने हमारा विजन ही नहीं दिखा। आप लोग झूठ की पाठशाला चलाते हैं, आपका शीर्ष नेतृत्व झूठ के पाठशाला का अध्यापक है, आप दूसरों से कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कम से कम, लोकतंत्र को आप लोग बर्बाद करने को उतारू है। चलिए हो गया भाई, हो गया, दोनों लोगों की बातें आ गई। विनय जी रोकेंगे आपको। दीपक जी सवाल आपसे ये है, उसके बाद आते हैं विनय जी के पास, कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी? अब भाई अगर सर्वे कराना था तो क्यों नहीं कराया गया? ये कहा जाता है कि हर निकाय चुनाव के पहले सर्वेक्षण कराया जाएगा, क्या जल्दबाजी थी? कहाँ अड़चन आ रही थी? क्या दिक्कत फंस रही थी सरकार के सामने? कौन सा पेच फंसता नजर आ रहा था जो नहीं कराया गया? देखिए योगेश जी, समय पर चुनाव कराने के और चुनावों को लेकर जल्दी से एक जो 2017 का जो ओबीसी का सर्वेक्षण था, हमने उसी को जारी रखने का काम किया, और गलत पार्षद और वार्डों के चुनाव के लिए हमने 2017 हमने उसी आधार पर उसको आगे बढ़ाने का काम किया। किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है, अगर उसमें किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो उस आपत्ति को दर्ज किया जाता है। उसके बाद आपत्ति आती थी तो उसके लिए भी 7 दिन का समय मिलता है, और 7 दिन के लिए आपत्तियां आमंत्रित की गई थी और उन पर निराकरण भी होते। उसके बाद रही आरक्षण की बात, तो देखिए एक मैं बात बता देता हूँ, अगर सर्वेक्षण हो जाता तो उसमें भी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं। क्यों भाई? अरे कैसे हो जाता भाई? अरे सुन तो लीजिए, ये जो तमाम सारे गांवों को सम्मिलित किया गया है, तो ये क्या मतलब वैसी स्थिति बनी हुई है? 2016-17 वाली स्थिति बनी हुई है? आप ये कहाँ भूल जाते हैं? मैं वही बात बता रहा हूँ। देखिए हमने आरक्षण पूरा देने का काम किया, परंतु आरक्षण देखिए 50% से ऊपर जाएगा नहीं होगा जी, परंतु मान के चलिए किसी प्रकृति और प्रभाव जो वहां पर आरक्षण का प्रभाव है, अगर उसमें किसी का आरक्षण अगर कम पाया गया तो उसमें सीट भी कम हो जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए, आरक्षण को बढ़ा नहीं सकते पर आरक्षण कम हो सकता है। तो हमने तो सभी जातियों को प्रेफरेंस मिले, सभी को समान रूप से आरक्षण मिले, उसका लाभ मिले, हमने तो उसका भी प्रयास किया। हमने तो उसको आगे बढ़ाकर पूरा देने का काम किया, परंतु अगर किसी को कोई आपत्ति थी तो आपत्ति दर्ज करके उसका निराकरण करने के लिए भी सरकार तैयार थी। परंतु कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे, जो सो के अभी जगह हैं, जिनने कोई चुनाव की तैयारी नहीं करी, वो सो के आए, उन्होंने कहा किसी भी प्रकार के चुनाव को लेट कीजिए तो उन्हें तैयारी करने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी ने चलिए ठीक है सत्ता गठन कर दिया, आ गई बात। ठीक है दीपक जी, आ गई बात। चुनाव के लिए इतने तैयार थे, हमने तो संपर्क और समन्वय का काम भी बूथ स्तर पर काम चालू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से तैयार थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी आज भी चुनाव के लिए ठीक है, हमेशा आप चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, आपकी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव से पहले नींद उनकी खुलती है और फिर वो घूमते हैं इधर उधर, चक्कर लगाते हैं, कैचिंग करके देखिए चुनाव जीतने के लिए कोई रणनीति बनाई जाए, तो लगा दिया कोर्ट का उन्होंने। ठीक है विनय जी बोलिए आप। देखिए दीपक जी को थोड़ा सा हम ज्ञान दे दें। हो सकता है कि ये झूठ की पाठशाला से निकलते हैं तो वह केवल वही रट्टा मार लेते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकली भी देखा कीजिए, केवल पाठशाला अपनी जो झूठी पाठशाला है उसी का ज्ञान मत आप आगे बढ़ाया कीजिए। पहली बात सुन तो लीजिए महाराज, देखिए जब प्रतिमन होता है, सुन तो लीजिए, प्रतिमन जब होता है, और अब की बात प्रतिमन बहुत बड़े स्तर पर हुआ, जब प्रतिमन होते हैं तो बहुत से क्षेत्र बढ़ते हैं, कहीं पे क्षेत्र कम होते हैं, कहीं पे किसी वार्ड को काट करके किसी वार्ड में मिलाया जाता है और किसी को कहीं मिलाया जाता है। तो इस तरह से अब की बार जो प्रतिमन हुआ बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। तो कहीं न कहीं जब आपने आधार माना है 2017-2012 कह रहे हैं, तो वह प्रतिमन तब वो दूसरा था और अब प्रतिमन दूसरा हुआ है। तो कहीं न कहीं और ओबीसी या अन्य जातियों के साथ आपने अन्याय किया है, उसी को कहा जा रहा था। लेकिन यह चीजें आप जानते थे, क्योंकि आपको चुनाव में आना ही नहीं था।
हकीकत में यह है कि आप कहते हैं हम हमेशा लेकर के झूठ का किताब रेडी रहते हैं, लेकिन आप उस झूठ की किताब को लेकर के आना ही नहीं चाहते थे। आप कहीं न कहीं इस चुनाव को में व्यवधान डालना चाहते थे, क्योंकि आप अपनी स्थिति को आंक चुके हैं। क्योंकि आपका जिस तरीके से पूरे आप देखिए 10 या 12 चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, जिसमें 1 या 2 जगह छोड़ के आप कोई चुनाव नहीं जीते हैं। आप बात करेंगे, कहेंगे हम गुजरात जीत गए, लेकिन हिमाचल के हार की बात नहीं करेंगे। आप कहेंगे हमने बर्बरता पूर्वक जो है रामपुर का चुनाव जीत लिया, लेकिन जो खतौली का चुनाव है, जो मैनपुरी का विराट चुनाव हुआ, विराट ऑटो से जीता, उसकी चर्चा ही आप नहीं करेंगे। तो जो फ्रॉड करता है, जो झूठ बोलता है, वो की भाषा बोलता है। आप लोग झूठ के पाठशाला के वो जादूगर है, जो जनता को जो है सामने कर लेते हैं। जैसे जादूगर नहीं देखते हैं आजकल, छली जादूगर आते हैं जनता के सामने किस तरीके से हाथ की सफाई करते, उसी तरह छली लोग आप झूठ बोलते, आप चुनाव में आना ही नहीं जानते, यही हकीकत है। एक मेयर नहीं है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं? एक बार आप कहाँ है यूपी में जिस तरीके से आपने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश जानता है क्या महाराजा झूठ बोलते हैं। हम उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति बहुत खराब है। समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है बड़े स्तर बड़े अंतर के साथ। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी और देखिए आप 2022 के चुनाव में भी कहते थे कि देखिए 2022 में देख तो लीजिए 22% से हम 36% पे हैं। अभी कितना बड़ा जनता हमारे साथ आया, जितनी बड़ी जनता की भीड़ आई हमारे साथ। आप तो केवल और केवल पूरा उत्तर प्रदेश का जनता जनार्दन हमारे साथ आया है। हम क्या बात करते हैं आपने। चलिए ठीक है, पता है कर लीजिएगा भाई, दोनों राजनीतिक दल कौन पता करता है वो जनता के हाथ में होगा। और अच्छा है दोनों। अरे दीपक जी चलिए, बीना जी और तैयारी करने का अगर कह रहे हैं, अगर ठीक है, अरे कर लीजिएगा भाई, दोनों पार्टियों के लिए बढ़िया है, मौका मिल जाएगा और तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और फैसला आने के बाद पता चल जाएगा क्या होना है। राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे कि सवाल वही आपसे भी है कि दरअसल आखिर सरकार को कहाँ जल्दबाजी करना पड़ा और क्या वजह रहा कि सरकार ने ये सर्वे नहीं कराया। परिसीमन होने के बावजूद आप जानते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन होता है, कितना बड़ा बदलाव होता है, तो उसके बाद सरकार की क्या मंशा रही होगी, वजह क्या मानी जाए इसकी? नहीं योगी जी, सरकार को वास्तव में कुछ ऐसा ही ठोस कार्रवाई करानी चाहिए थी इसमें। जो भी सर्वे के काम हुए हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र द्वारा, कि कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं रहती। 2017 का जो परिसीमन का आदेश है उसी आदेश के तहत हुआ होता, तो आज ये मैटर कोर्ट में भी नहीं होता और समय से चुनाव भी हो जाते हैं। अब बार बार जो 3 दिन से सुनवाई चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मामला फिर लंबा खींच जाए, पुनः सर्वे कराना पड़े। अगर पुनः सर्वे कराना पड़ जाएगा तो उसमें 2-2.5 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि प्रदेश इतना छोटा नहीं है कि आप 10 दिन में, हफ्ता दिन में सर्वे करा लेंगे। बड़ा प्रदेश है, तो 2 से 2.5 महीने का समय लग जाएगा। तो उसको देखते हुए तो फिर ये आता है दिमाग में कि ऐसा तो नहीं कि चुनाव अब अप्रैल की तरफ बढ़ जाएंगे, अप्रैल की तरफ भी दिक्कतें रहेंगी, बोर्ड परीक्षाएं मार्च में रहेंगी। तो और अगर कोर्ट का डिसीजन आज फाइनली आ जाता है कि नहीं आप 1 हफ्ते में कराइए या 5 दिन में कराइए, या कुछ गाइडलाइन जारी कर देती है कि इसको पूरा करके कराइए, तो चीजें हो सकता है कि 10 दिन में सिमट जाएं कि चलो 10 दिन में ये जो भी कोर्ट का गाइडलाइन है उसके तहत करा लिया जाए। अगर पूरे प्रदेश का सर्वे कराना पड़ेगा तो फिर 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे, ये मेरा मानना है। अब देखते हैं कि कोर्ट का डिसीजन क्या आता है और सरकार जिस परिसीमन के तहत अपना सर्वे कराई है उसमें क्या बदलाव करने पड़ते हैं कोर्ट के आदेशानुसार। अब उसी पे निर्भर करेगा कि कोर्ट की गाइडलाइन क्या आती है। गाइडलाइन अगर एक आध बिंदु को लेकर हो कि इन जगहों पे फिर से आप पुनः सर्वे कराइए तो जल्दी हो सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश का अगर कराना होगा तो ये चुनाव लंबा खींचेगा। और ये चुनाव में जो भी पार्टी अपनी तैयारी करी चुनाव में जाने के लिए, तो उसके लिए 4-5 महीने खींच सकता है चुनाव। फिर
नहीं, 2-2.5 महीने तो खिंचा जाएगा, अप्रैल चला जाएगा। नहीं, उसके बाद भी तमाम सारे प्रोसेस होंगे भाई, सर्वे कराया जाएगा, तमाम सारी चीजें होंगी, वो फिर नगर निगम में जाएगा, उसके बाद शासन में भी जाएगा, आयोग पूरा। हाँ, कई बातें होती हैं। 4-5 महीने मुझे लगता है कि खिंच जाएगा। बिल्कुल, तो सभी पार्टियों का और जनता को भी मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेश का और उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। और आज देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला सुनाता है कोर्ट। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती और अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर के सुनवाई जारी है और देखने वाली बात यह होगी कि आज अदालत का फैसला क्या आता है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।